नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिगरिंग आउट फाइनेंस चैनल में। दोस्तों, ये है पार्ट 6 ओआईसीएल एओ इंटरव्यू के लिए। उम्मीद है आपने बाकी के पार्ट अब तक देख लिए होंगे। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लेम एंड सेटलमेंट प्रोसेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर जो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि ये एक इंश्योरेंस कंपनी का बेसिक प्रोसेस है, क्लेम एंड सेटलमेंट। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने टोटल 10 क्वेश्चन लिए हैं जो क्लेम एंड सेटलमेंट प्रोसेस पर बेस्ड हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने प्रीवियस ईयर ओआईसीएल एओ इंटरव्यू में पूछे गए हैं, उनके बेसिस पर डिज़ाइन किए हैं। ये पैनल आपसे पूछता ही पूछता है आंसर, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, समझिएगा और आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये ओआईसीएल एओ इंटरव्यू की प्लेलिस्ट है, आप इसको सेव कर लीजिएगा। जितने भी वीडियोज़ आएँगे ओआईसीएल एओ इंटरव्यू से रिलेटेड, वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों, ये इंश्योरेंस टर्म की शॉर्ट वीडियो है। दोस्तों, अगर आपको लगता है आपको इंश्योरेंस टर्म आते हैं बट आप पैनल के सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो ये शॉर्ट वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन वीडियोज़ में मैंने पैनल स्टाइल में बताया है कि कैसे आपको एक इंश्योरेंस टर्म का आंसर पैनल के सामने बोलना चाहिए। इसलिए दोस्तों, आप इन शॉर्ट वीडियोज़ को भी बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप इनको ज़रूर देखिएगा। सिमिलरली दोस्तों, ये बैंकिंग टर्म्स की कुछ वीडियो हैं, आप इनको भी ज़रूर देखिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, आपसे बैंकिंग टर्म्स इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं अगर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें भी मैंने पैनल स्टाइल में बताया है कि कैसे एक बैंकिंग टर्म्स को पैनल के सामने बोलना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप किसी और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, चैनल पर काफ़ी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप एक बार विज़िट ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, ये स्ट्रेटजी वीडियो थी, आप इसको ज़रूर देखिएगा ओआईसीएल की। इसमें मैंने बताया है कि कैसे मैं क्वेश्चन एंड आंसर की फॉर्म में ये वीडियो सीरीज़ कवर कर रहा हूँ। हर आंसर में मैं ओआईसीएल का डेटा ले रहा हूँ, आईआरडीआई की जो सर्कुलर हैं, उनको भी मेंशन कर रहा हूँ। जब आप इन बातों के साथ पैनल को आंसर देंगे, तो आपका इंटरव्यू में एक अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा पैनल के सामने और आप काफ़ी बच्चों से आगे निकल जाएँगे सिलेक्शन के प्रोसेस में। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको ज़रूर देखिए, ध्यान से सुनिए, समझिए और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इसको रिपीटेडली सुनिए। सुनने से चीज़ें याद हो जाती हैं और जब आप पैनल के सामने बोलेंगे, तो आप कॉन्फिडेंटली फ़ील करेंगे। जब आपको लगेगा कि पैनल ने आपसे वही क्वेश्चन पूछा है, जो मैंने वीडियो सीरीज़ में कवर किया है, उससे 2 चीज़ें होंगी, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप फ्लुएंटली पैनल के सामने आंसर दे पाएँगे। उससे आपका एक अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा पैनल के सामने। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस इन जनरल इंश्योरेंस? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, जनरल इंश्योरेंस में क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस काफ़ी सिस्टमैटिक और कस्टमर ओरिएंटेड होता है। इसमें मेनली कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है क्लेम इंटीमेशन। इसमें पॉलिसी होल्डर कंपनी को लॉस या डैमेज की इंफॉर्मेशन देता है। ये इंफॉर्मेशन फ़ोन कॉल, मोबाइल ऐप, वेबसाइट या ब्रांच वेबसाइट के थ्रू दी जा सकती है। सेकंड स्टेप में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को एक्नॉलेज करती है और कस्टमर को बताती है कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, जैसे क्लेम फॉर्म, बिल्स, एफआईआर, रिपेयर एस्टीमेट या अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। थर्ड स्टेप में कंपनी एक सर्वेयर अपॉइंट करती है, जनरली 72 आवर्स के अंदर, जो लॉस को एसेस करता है। लेकिन सर, आईआरडीआई मास्टर सर्कुलर 2024 के अकॉर्डिंग मोटर क्लेम जो 50,000 से कम है, उसके लिए मैंडेटरी सर्वेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए ओरिएंटल इंश्योरेंस जैसी कंपनी अब एआई ड्रिवन असेसमेंट भी यूज़ कर रही हैं स्मॉल क्लेम के लिए, जिससे प्रोसेस और फास्ट हो गया है। फोर्थ स्टेप में सर्वेयर अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है, यूजुअली 30 डेज़ के अंदर। इस रिपोर्ट में लॉस असेसमेंट और क्लेम रिकमेंडेशन होती है। फिफ्थ स्टेप में इंश्योर सर्वे रिपोर्ट रिसीव करने के 30 डेज़ के अंदर सेटलमेंट ऑफर देता है। और फाइनल स्टेप होता है पेमेंट सेटलमेंट। जब कस्टमर सेटलमेंट एक्सेप्ट कर लेता है, तब इंश्योर को 7 डेज़ के अंदर पेमेंट रिलीज़ करना होता है। अगर कंपनी पेमेंट में डिले करती है, तो इंश्योर को बैंक रेट से 2% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। ओवरऑल सर, ये पूरा प्रोसेस इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि पॉलिसी होल्डर को टाइमली, ट्रांसपेरेंट और फेयर क्लेम सेटलमेंट मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर टिपिकली रिक्वायर्ड टू प्रोसेस अ मोटर इंश्योरेंस क्लेम? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, आईआरडीए गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मोटर इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जनरली रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट होता है ड्यूली फिल्ड क्लेम फॉर्म, जिसमें कस्टमर इंसिडेंट की डिटेल प्रोवाइड करता है। सेकंड होता है व्हीकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी कॉपी रिक्वायर्ड होती है। थर्ड, उस पर्सन का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस कॉपी रिक्वायर्ड होता है जो इंसिडेंट के टाइम व्हीकल चला रहा है। फोर्थ सर, डैमेज का ओरिजिनल एस्टीमेट ऑफ लॉस देना होता है, जिससे इंश्योर को एक्सपेक्टेड रिपेयर कॉस्ट का आइडिया मिलता है। फिफ्थ सर, ओरिजिनल रिपेयर इनवॉइस और पेमेंट रिसिप्ट सबमिट करनी होती है, लेकिन अगर कस्टमर ने कैशलेस फैसिलिटी यूज़ की है, तो जनरली सिर्फ रिपेयर इनवॉइस सफिशिएंट होता है।
सिक्स सर, एक्सीडेंट या मेजर डैमेज केस में एफआईआर कॉपी भी रिक्वायर्ड होती है। और अगर थेफ्ट क्लेम हो तो कस्टमर को व्हीकल की ओरिजिनल कीज और पुलिस का नॉन ट्रेसेबल सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ता है। इसके अलावा सर एक इम्पॉर्टेंट रेगुलेटरी पॉइंट ये भी है, आईआरडीआई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इंश्योर को फाइनल सर्वे रिपोर्ट रिसीव होने के बाद 30 डेज के अंदर क्लेम को सेटल या रिजेक्ट करना होता है। इसलिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और टाइमली सबमिशन क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस को स्मूथली और फास्ट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लेम रेपुडिएशन इन जनरल इंश्योरेंस? व्हेन कैन एन इंश्योर रेपुडिएट अ क्लेम? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, क्लेम रेपुडिएशन का मतलब होता है इंश्योर किसी क्लेम को कंप्लीटली डिनाई कर देता है आफ्टर प्रॉपर्ली रिव्यूइंग द केस, और उसमें पता करता है क्लेम पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। ये क्लेम रिजेक्शन अलग से होता है। क्लेम रिजेक्शन यूजुअली तब होता है जब डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट होते हैं या रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं की गई होती। लेकिन क्लेम रेपुटेशन में इंश्योर डिटेल्ड इवैल्यूएशन के बाद क्लेम को डिनाई करता है। इंश्योर कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में क्लेम रेपुडिएट कर सकता है। पहला है उसमें, अगर पॉलिसी होल्डर ने कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट हाइड किया है या गलत इन्फॉर्मेशन दी हो, यह प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ का वायलेशन माना जाता है। सेकंड सर, अगर जो लॉस हुआ है वो पॉलिसी एक्सक्लूजन के अंडर आता है, मतलब पॉलिसी में क्लियरली मेंशन हो कि उस टाइप का लॉस कवर नहीं होगा। थर्ड सर, फ्रॉड के केस में जैसे फेक बिल सबमिट करना या क्लेम अमाउंट को अननेसेसरीली इन्फ्लेट करना। फोर्थ, अगर क्लेम वेटिंग पीरियड के ड्यूरिंग किया गया हो जब पॉलिसी कवरेज फुली एप्लीकेबल नहीं होती। फिफ्थ, अगर पॉलिसी कंडीशन वायलेट हुई हो, जैसे लॉस की इंफॉर्मेशन इंश्योर को बहुत लेट देना जबकि टाइमली इंटीमेशन रिक्वायर्ड था। और सर, आईआरडीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इंश्योर को क्लेम रेपुटेशन के लिए प्रॉपर रिटर्न रीजन देना मैंडेटरी होता है। इंश्योर सिर्फ अजम्पशन या प्री अजम्पशन के बेसिस पर क्लेम डिनाई नहीं कर सकता। ओवरऑल क्लेम रेपुटेशन एक सीरियस डिसीजन होता है और इंश्योर को उसके लिए वैलिड पॉलिसी बेस्ड जस्टिफिकेशन देना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल अस द डिफरेंस बिटवीन पार्शियल लॉस एंड टोटल लॉस इन जनरल इंश्योरेंस। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, जनरल इंश्योरेंस में मेनली दो टाइप के लॉसेस होते हैं, पार्शियल लॉस और टोटल लॉस। पार्शियल लॉस का मतलब होता है इंश्योर्ड प्रॉपर्टी डैमेज तो हुई है लेकिन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हुई, उसको रिपेयर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल सर, अगर एक कार एक्सीडेंट में सिर्फ बम्पर और हेडलाइट डैमेज हो गए तो उससे पार्शियल लॉस माना जाएगा। इस सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनी पूरा व्हीकल वैल्यू पे नहीं करती बल्कि रिपेयर कॉस्ट पे करती है, डेप्रिसिएशन और पॉलिसी एक्सेस डिडक्ट करने के बाद। दूसरी साइड पर होता है टोटल लॉस। इसका मतलब होता है प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई है या रिकवर नहीं हो सकती। जैसे अगर व्हीकल चोरी हो जाए और कभी रिकवर ना हो, या कोई हाउस कंप्लीटली फायर में बर्न हो जाए तो उसे टोटल लॉस माना जाता है। ऐसे केस में इंश्योर जनरली फुल सम इंश्योर्ड या इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू पे करता है। सर, एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस। आईआरडीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर रिपेयर कॉस्ट व्हीकल की इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू के 75% से ज़्यादा हो जाए तो क्लेम को टोटल लॉस ट्रीट किया जाता है, इवन अगर टेक्निकली रिपेयर पॉसिबल हो। और लीगल पॉइंट की बात करें तो मरीन इंश्योरेंस एक्ट 1963 के सेक्शन 56 के अकॉर्डिंग जो भी लॉस टोटल लॉस नहीं होता उसे पार्शियल लॉस माना जाता है। ओवरऑल सर ये है कि पार्शियल लॉस में असेट रिपेयरेबल होता है जबकि टोटल लॉस में असेट फुली डिस्ट्रॉय या इकोनॉमिकली नॉट रिपेयरेबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस क्लेम? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस क्लेम का मतलब होता है ऐसा क्लेम जो किसी ऐसे पर्सन के द्वारा फाइल किया जाता है जिसे इंश्योर्ड व्हीकल की वजह से इंजरी, डेथ या प्रॉपर्टी डैमेज हुआ हो। यहाँ थर्ड पार्टी का मीनिंग व्हीकल ओनर या इंश्योरेंस कंपनी नहीं होता बल्कि वो इनोसेंट पर्सन होता है जो एक्सीडेंट से अफेक्ट हुआ है। इंडिया में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 146 के अकॉर्डिंग हर व्हीकल के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी है। मतलब अगर कोई व्हीकल रोड पर चल रहा है तो उसके पास मिनिमम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना जरूरी है। पीआईबी के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के व्हीकल ड्राइव करता है तो वो पनिशेबल ऑफेंस माना जाता है। इसमें फर्स्ट ऑफेंस पर 3 मंथ तक इम्प्रिजनमेंट या 2000 तक का फाइन हो सकता है। इसके अलावा सर, आईआरडीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इस इंश्योरेंस में डेथ या बॉडीली इंजर के लिए अनलिमिटेड लायबिलिटी कवर होती है और प्रॉपर्टी डैमेज के लिए अप टू 7.5 लाख का कवर दिया जाता है।
अगर एक्सीडेंट होता है तो विक्टिम अपना क्लेम मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल के सामने फाइल करता है, फिर ट्राइब्यूनल कंपनसेशन अमाउंट डिसाइड करती है। ओवरऑल सर, थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस का मेन पर्पस इनोसेंट लोगों को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देना होता है जो किसी दूसरे व्हीकल की वजह से एक्सीडेंट में सफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी व्हाट इज द रोल ऑफ ए सर्वेयर इन क्लेम सेटलमेंट। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, सर्वेयर एंड लॉस असेसर एक आईआरडीआई लाइसेंस इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल होता है जो जनरल इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब कोई पॉलिसी होल्डर इंश्योरेंस क्लेम फाइल करता है तब इंश्योरेंस कंपनी एक सर्वेयर अपॉइंट करती है। सर्वेयर का काम होता है डैमेज इंस्पेक्ट करना, लॉस का एक्चुअल रीज़न आइडेंटिफाई करना, पॉलिसी कवरेज वेरीफाई करना और एक्चुअल फाइनेंशियल लॉसेस एसेस करना। उसके बाद सर्वेयर एक डिटेल्ड रिपोर्ट इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करता है जिसके बेसिस पर क्लेम डिसीजन लिया जाता है। आईआरडीआई रेगुलेशन के अकॉर्डिंग सर्वेयर को अपनी रिपोर्ट 30 डेज के अंदर सबमिट करनी होती है और रिपोर्ट रिसीव करने के बाद इंश्योर को भी 30 डेज के अंदर क्लेम पर डिसीजन लेना होता है। सर, सर्वेयर अपॉइंटमेंट मैंडेटरी होता है जब मोटर इंश्योरेंस में लॉस अमाउंट 50,000 से ज़्यादा हो और अदर इंश्योरेंस कैटेगरी में जब लॉस 1 लाख से ज़्यादा हो। लेकिन मोटर क्लेम में 50,000 से कम लॉस के केस में आईआरडीआई मास्टर सर्कुलर 2024 के अकॉर्डिंग इंश्योर्स अब एआई ड्रिवन असेसमेंट भी यूज़ कर सकते हैं विदाउट मैंडेटरी सर्वेयर अपॉइंटमेंट। ओवरऑल सर, सर्वेयर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो फेयर, ट्रांसपेरेंट और एक्यूरेट क्लेम सेटलमेंट इंश्योर करता है फॉर बोथ इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को बैलेंस करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक टाइमली क्लेम सेटलमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, टाइमली क्लेम सेटलमेंट इंश्योरेंस बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जब भी किसी पॉलिसी होल्डर को लॉस होता है तो उस समय उन्हें सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन क्विक फाइनेंशियल सपोर्ट की होती है। अगर कंपनी क्लेम सेटलमेंट में डिले करती है तो कस्टमर का ट्रस्ट कंपनी पर काफ़ी हद तक ब्रेक हो जाता है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री मेनली ट्रस्ट पर ही चलती है। कस्टमर प्रीमियम इसलिए पे करता है क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस होता है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कंपनी उसकी हेल्प करेगी। इसलिए टाइमली सेटलमेंट डायरेक्टली कंपनी की क्रेडिबिलिटी और रेपुटेशन को इम्पैक्ट करता है। सर, आईआरडीआई के मास्टर सर्कुलर ऑन प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट 2024 के अकॉर्डिंग जनरल इंश्योरेंस क्लेम को सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रिसीव होने के 30 डेज़ के अंदर सेटल या डिस्प्यूट करने होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में तो टाइमलाइन और भी स्ट्रिक्ट है। कैशलेस क्लेम के केस में प्री ऑथराइजेशन 1 आवर के अंदर देना होता है और फाइनल डिस्चार्ज ऑथराइजेशन 3 आवर के अंदर कंप्लीट करना होता है। अगर अननेसेसरी डिले होता है तो कंपनी को बैंक रेट प्लस 2% पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। सर, कंपनी जैसे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी जो 77 ईयर से पॉलिसी होल्डर को सर्व कर रही हैं, उसके लिए टाइमली क्लेम सेटलमेंट और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इससे कंपनी का रेपुटेशन स्ट्रांग होता है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो इम्प्रूव होता है, कस्टमर रिटेंशन बढ़ता है और लोगों का कॉन्फिडेंस इंश्योरेंस सेक्टर में इंक्रीज होता है। साथ ही ये आईआरडीआई की लॉन्ग टर्म विजन इंश्योरेंस फॉर ऑल बाई 2047 को भी सपोर्ट करता है क्योंकि जब कस्टमर को फास्ट और फेयर क्लेम एक्सपीरियंस मिलता है तभी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन नेचुरली इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ कैशलेस क्लेम इन हेल्थ इंश्योरेंस। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, कैशलेस क्लेम का मतलब होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर को नेटवर्क हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के टाइम अपनी पॉकेट से पेमेंट नहीं करना पड़ता। इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली हॉस्पिटल के साथ बिल सेटल करती है। इस प्रोसेस में इंश्योर्ड पर्सन को हॉस्पिटल के टीपीए डेस्क पर अपना कैशलेस कार्ड या पॉलिसी डिटेल दिखानी होती है और एक प्री ऑथराइजेशन फॉर्म सबमिट करना होता है। वेरिफिकेशन के बाद टीपीए ट्रीटमेंट अप्रूवल देता है। एंड सर, आईआरडीए के मास्टर सर्कुलर ऑन हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस 2024 के अकॉर्डिंग जो 31 जुलाई 2024 से इफेक्टिव है, इंश्योर्स को प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट 1 आवर के अंदर अप्रूव करनी होती है और फाइनल क्लेम सेटलमेंट 3 आवर के अंदर कंप्लीट करना होता है। आईआरडीए ने इंश्योर्स को ग्रेजुअली 100% कैशलेस सेटलमेंट की डायरेक्शन भी दी है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भी इस इनिशिएटिव पर एक्टिवली काम कर रहा है और ये सब चीज़ ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मेंशन है अंडर द लाइन मूविंग टुवर्ड 100% कैशलेस। इस फैसिलिटी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट पैसे की कमी की वजह से डिले नहीं होता और फैमिली पर इमीडिएट फाइनेंशियल प्रेशर भी कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट आर रीइंबर्समेंट क्लेम इन अ जनरल इंश्योरेंस। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, रीएम्बर्समेंट क्लेम जनरल इंश्योरेंस में स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस में एक ऐसा क्लेम सेटलमेंट मेथड होता है जहां पॉलिसी होल्डर पहले हॉस्पिटल या ट्रीटमेंट का पूरा एक्सपेंस अपनी पॉकेट से पे करता है
उसके बाद वो इंश्योरेंस कंपनी से उस अमाउंट का रीइंबर्समेंट क्लेम करता है बाई सबमिटिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। हेल्थ इंश्योरेंस में जनरली 2 टाइप के क्लेम सेटलमेंट होते हैं, कैशलेस क्लेम और रीइंबर्समेंट क्लेम। कैशलेस क्लेम में इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली हॉस्पिटल को पेमेंट करती है, लेकिन रीइंबर्समेंट क्लेम में इंश्योर्ड पर्सन पहले खुद पेमेंट करता है और बाद में ओरिजिनल बिल, डिस्चार्ज समरी, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन और मेडिकल रिपोर्ट इंश्योरेंस कंपनी या टीपीए को सबमिट करता है। सर, ये मेथड स्पेशली तब यूज़फुल होता है जब ट्रीटमेंट किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में लिया गया हो, जहां कैशलेस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। सर, एज पर ओआईसीएल और आईआरडीआई गाइडलाइंस, डिस्चार्ज के 15 डेज के अंदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं और जब कंप्लीट डॉक्यूमेंट इंश्योरेंस कंपनी को मिल जाते हैं, तो इंश्योर को नॉर्मली 15 डेज के अंदर रीएम्बर्समेंट क्लेम सेटल करना होता है। सर, सिंपल वर्ड में समझें, रीएम्बर्समेंट क्लेम का मतलब है पहले कस्टमर ट्रीटमेंट का पेमेंट करता है और बाद में वैलिड डॉक्यूमेंट सबमिट करके इंश्योरेंस कंपनी से पैसा वापस रिसीव करता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, टेल मी हाउ वुड यू हैंडल अ सिचुएशन वेयर यू सस्पेक्ट अ क्लेम इज फ्रॉडुलेंट। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, अगर मुझे किसी क्लेम में फ्रॉड या सस्पिशियस लगता है, तो मैं एक सिस्टमेटिक और प्रोफेशनल अप्रोच फॉलो करूंगा। सबसे पहले मैं क्लेम डॉक्यूमेंट को केयरफुली एग्जामाइन करूंगा और रेड फ्लैग इंडिकेटर आइडेंटिफाई करूंगा, जैसे इंफॉर्मेशन में इनकन्सिस्टेंसी, क्लेम अमाउंट का अननेसेसरीली इन्फ्लेटेड होना या डॉक्यूमेंट में मिसमैच डिटेल होना। सेकंड स्टेप में मैं डॉक्यूमेंट को कंपनी के इंटरनल रिकॉर्ड के साथ क्रॉस वेरीफाई करूंगा और अगर ज़रूरत हुई तो डिटेल्ड फील्ड इंस्पेक्शन के लिए इन्वेस्टिगेटर या सर्वेयर अपॉइंट करूंगा, ताकि फैक्ट्स प्रॉपर्ली वेरीफाई हो सके। थर्ड सर, मैं मैटर को कंपनी के फ्रॉड मॉनिटरिंग यूनिट के पास रेफर करूंगा एज पर आईआरडीआई इंश्योरेंस फ्रॉड मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क गाइडलाइन 2025, जो 1 अप्रैल 2026 से इफेक्टिव हुई हैं। इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हर इंश्योर को डेडिकेटेड फ्रॉड मॉनिटरिंग कमेटी मेंटेन करनी होती है और फ्रॉड के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉलो करनी होती है। अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद फ्रॉड कंफर्म हो जाता है, तो मैं प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ क्लेम रिजेक्ट करूंगा। तो साथ ही केस को लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को रिपोर्ट किया जाएगा और इंडस्ट्री वाइड अवेयरनेस के लिए डेटा को इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के साथ भी शेयर किया जाएगा। लेकिन सर, पूरे प्रोसेस में एक चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना होगा कि जेन्युइन पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट कभी अफेक्ट ना हो, क्योंकि फ्रॉड कंट्रोल के साथ साथ फेयर कस्टमर सर्विस मेंटेन करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आने वाली वीडियोस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेरी हो या सजेशन हो या आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन कवर करूं आपके इंटरव्यू के लिए, तो आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, ये जो सीरीज है ये आपके OICL AO इंटरव्यू के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाली है। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप इन वीडियो को 2-3 बार सुनिएगा। सुनने से चीज़ें हमें याद रहती हैं और जब हम पैनल के सामने बोलेंगे तो हम फ्लुएंटली बोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।